डू एज डायरेक्टेड के पार्ट 1 में बहुत से यूजेस मैंने आपको, काफ़ी कंजंक्शंस के यूजेस मैंने आपको बता चुका हूँ। आज हम इसके सेकंड पार्ट की, बहुत से स्टूडेंट्स की चूंकि डिमांड थी तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो डू एज डायरेक्टेड के सेकंड पार्ट में आज हम लगभग 7 यूजेस के बारे में पढ़ेंगे जो सभी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या 10th 12th 9th या प्राइमरी स्कूल, इवन मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तक के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में डू एज डायरेक्टेड का पार्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। यदि आपका सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, जरा सी भी गलती हो गई तो बिल्कुल आपको एक भी नंबर उस पर नहीं मिलता। तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साइड में ही बेल आइकॉन दिया उसको प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। फर्स्ट यूज जो हम पढ़ेंगे, गोइंग टू का यूज करने के लिए एग्जाम में जो आता है, बेसिकली जो पूछा जाता है सेंटेंस, उसमें आपको ये जो है आपका गोइंग टू, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। अक्सर बच्चे इस चीज़ पे ध्यान दे देते हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा से मतलब नहीं है, क्वेश्चन कैसा आता है और फिर किस तरह से हम उसका, क्योंकि जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ वो सेंटेंस तो आएगा नहीं, तो ट्रिक आपको अप्लाई करना पड़ेगी। ये ट्रिकी मेथड है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दिया, ही विल हेल्प यू, ठीक है, और इसमें फिर पूछा जाता है या क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है, री राइट द सेंटेंस, मतलब वाक्य को फिर से लिखिए, री राइट द सेंटेंस यूजिंग, अब यहां ध्यान रखना बी गोइंग टू ऐसा भी लिखा आता है या फिर कभी कभी केवल आता है लिखा हुआ री राइट द सेंटेंस यूजिंग गोइंग टू। गोइंग टू का यूज करके दिए हुए सेंटेंस को फिर से लिखिए। बहुत आसान है इसका यूज करना। गोइंग टू का अर्थ होता है कोई किसी काम को करने वाला, जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो उस काम को करने वाला। जैसे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। यू आर गोइंग टू वॉच मोर वीडियोस, आप और वीडियोस देखने वाले हो। ही इज गोइंग टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने वाला है। दे आर गोइंग टू बाय अ कार, वे एक कार खरीदने वाले हैं। इसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। फ्यूचर का इंडिकेशन होता है, गोइंग टू हमेशा फ्यूचर का इंडिकेशन होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसका क्वेश्चन जब भी दिया रहता है विल या शेल दिया होता है, विल शेल को रिमूव करो और विल शेल के स्थान पे, ठीक है ना, विल या शेल जो भी दिया है विल शेल को रिमूव करके उसके प्लेस पे हमें लगाना है इज, एम या आर के साथ गोइंग टू, ठीक। इसमें ये ध्यान रखना, अकेला गोइंग टू भी यदि आपको क्वेश्चन में लिखा आता है तो अकेला गोइंग टू यूज नहीं होगा, उसके पहले ऑक्सिलरी इज एम आर, बी वर्ब, ये जो दिया है ना, बी प्लस गोइंग टू, बी का मतलब ये बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर। तो चूंकि बात प्रेजेंट की हो रही, फ्यूचर की हो रही, तो अपन प्रेजेंट से इंडिकेट करेंगे। विल शेल को रिमूव करना है, इज एम आर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करना है। सभी सिंगुलर एक वचन के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ लगेगा आर। इस सेंटेंस का आंसर जो है he'll help you, तो ये हो जाएगा ही सिंगुलर है इसलिए इज, he is going to help you, this one is the correct answer। सेकेंड, यदि दिया है we shall buy a car, गोइंग टू का यूज कीजिए, री राइट द सेंटेंस यूजिंग गोइंग टू या री राइट द सेंटेंस यूजिंग बी गोइंग टू। बी गोइंग टू या गोइंग टू का यूज करके दिए हुए सेंटेंस को फिर से लिखिए। यहां शेल दिया हुआ है, विल या शेल दिए ही रहते हैं इसमें, तो ध्यान रहे विल शेल को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे इज एम आर, वी प्लूरल है, इसके साथ आर यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू, और बाकी सेंटेंस जो है उसमें कोई कलाकारी नहीं करना, इट विल रिमेन एज इट इज, जैसा दिया है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये गोइंग टू का यूज बहुत आसान है। विल शेल दिया रहता है क्वेश्चन में, विल शेल को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे इज या एम या आर प्लस गोइंग टू, और जो बाकी का वाक्य दिया हुआ है उसे एज इट इज लिखा जाएगा। सेकेंड यूज की बात करें हम, एज लॉन्ग एज,
जिसका अर्थ होता है जब तक ये कंडीशनल कंजंक्शन है, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर, व्हेनेवर, व्हाटएवर, तो व्हेन, ये कंडीशनल कंजंक्शन। कंडीशनल कंजंक्शन के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर की बात होने पे भी कंडीशनल कंजंक्शन के साथ प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। ट्रिक की बात करें, एज लॉन्ग एज का सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, यू नीड नॉट वरी। भाई दो वाक्य दिए हैं, आई एम हियर, मैं यहां हूं, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेज यूजिंग एज लॉन्ग एज। कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेज, या डायरेक्ट कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का यूज करके दिए हुए सेंटेंस को जोड़िए, या एज लॉन्ग एज का यूज करके दिए हुए वाक्यों को कंबाइन कीजिए। तो कभी भी ध्यान रखना, एज लॉन्ग एज का यूज करना है, दो सेंटेंस दिए हैं जिसमें से जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया हो उसके पहले एज लॉन्ग एज लगाते हैं। एक तो यह है कि मीनिंगली देख लें हम, आई एम हियर, मैं यहां हूं, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जब तक मैं यहां हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो मीनिंग की बात हो गई। पर सभी स्टूडेंट के लिए मीनिंग निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ट्रिक की बात आ जाती है कि क्या ट्रिक अप्लाई करें। भाई मीनिंग नहीं मालूम है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये ध्यान रखो, जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया, प्रेजेंट टेंस में मीन्स जिस सेंटेंस में इज़ेमा हो या हैज हैव हो, या जहां सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया हो उसके पहले एज लॉन्ग एज लगाते। मॉडल वाले सेंटेंस जो हैं, विल, शैल, कैन, मे, शुड, नीड, मस्ट, सामान्यतः मॉडल वाले वाक्य के पहले कंडीशनल कंजंक्शन नहीं लगता। केवल एज लॉन्ग एज ही नहीं बल्कि इफ, अनलेस, एज सून एज, इन पे भी वो रूल अप्लाई होता है। तो जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, मतलब जिसमें इज एम आर या हैज हैव या सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी, उसके पहले एज लॉन्ग एज लगाएंगे। यहां दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में एम दिया है, इट मींस इसके पहले एज लॉन्ग एज लगेगा। ये हो गया एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यू नीड नॉट वरी, पूरा वैसे ही लिख देंगे। मैंने नीड के बाद आगे नहीं लिखा है पर लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यू नीड नॉट वरी, ठीक, ये एज इट इज। या सेंटेंस यदि दिया होता वी कैन गो देयर, और सेकंड सेंटेंस है वी हैव मनी, वी कैन गो देयर, वी हैव मनी। देखो यहां दो वाक्य दिए हुए हैं, पहला है वी कैन गो देयर, हम वहां जा सकते हैं, वी हैव मनी, हमारे पास पैसे हैं। तो यहां पे एक वाक्य मॉडल में दिया है, कैन दिया है, ये वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में, सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो इसके पहले एज लॉन्ग एज लगेगा। मतलब फर्स्ट सेंटेंस मॉडल वर्ब वाला, उसे एज इट इज लिख दीजिए, वी कैन गो देयर as long as we have money, we can go there, हम वहां जा सकते हैं। as long as we have money, जब तक हमारे पास पैसे हैं, तो जब तक पैसे हैं हम वहां जा सकते हैं, खूब मजा कर सकते हैं, ये वाली बात हो गई। तो ये दो यूज गोइंग टू का और एज लॉन्ग एज का, दोनों ध्यान रखिएगा। कुछ सेंटेंस एज लॉन्ग एज के ऐसे भी होते हैं जहां दोनों वाक्यों में प्रेजेंट टेंस दिया हो, वहां थोड़ा सा फिर मीनिंग पे बात आ जाती। जैसे देयर इज होप, देयर इज लाइफ, उम्मीद है, जीवन है। तो जब तक आशा है या जब तक उम्मीद है तब तक जीवन है। एज लॉन्ग एज देयर इज होप, देयर इज कॉमा लगा के फिर देयर इज लाइफ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक आशा नहीं है, जब तक आशा है, जब तक उम्मीद है तब तक ही जीवन है। जिस दिन नाउम्मीद होगा लाइफ हमारी खत्म हो जाती है उसी दिन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यूज, ये तो गोइंग टू की बात हो गई, एज लॉन्ग एज की बात हो गई। एक बहुत इजी यूजेस है, एग्जाम में इसी ढंग से पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं हर एक क्लास के लिए बता रहा हूँ, ये चाहे मिडिल
स्कूल की बात हो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात हो, कॉलेज के एग्ज़ाम की बात हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, ये इसी ढंग से पूछे जाते हैं। और सो दैट का मैंने एक सेंटेंस में यूज़ जो है सो दैट का आपको बता चुका हूँ। 2 वाक्यों में आज बात कर रहे हैं हम। यदि 2 सेंटेंस दिए हैं, 2 सेंटेंस में सो दैट का यदि यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके पहली चीज़ तो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन जिस ढंग से आता है, 2 वाक्य दिए रहते हैं, दोनों को कंबाइन करना है सो दैट का यूज़ करके। सो फिर डैश 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 करके लिखा हुआ मैंने और दैट। सो दैट का अर्थ होता है इतना की। तो वो बॉक्स इतना भारी है कि कोई नहीं उठा सकता, वो इतना पावरफुल है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। आप इतनी लेट आए हो कि आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके सेंटेंस इस ढंग से आते हैं, जैसे ये है, ही इज वेरी पुअर, और सेकेंड सेंटेंस, ही कैन नॉट बाय बुक्स। 2 वाक्य दिए हैं और परीक्षा में पूछा जाता है कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का यूज करके दिए हुए सेंटेंसेस को कंबाइन कीजिए या जोड़िए। तो सो दैट का यूज करना है। पहले वाक्य में जहां वेरी दिया, वेरी को रिमूव कर देंगे, मतलब वर्ब के बाद ही सो लगता है, वर्ब के बाद या एडजेक्टिव के पहले सो लगता है, और सो का यूज करेंगे तो वेरी हट जाएगा। ये हो जाएगा सेंटेंस, ही इज वेरी पुअर के प्लेस पे ही इज सो पुअर। और दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स। अब देखो यहाँ 2 वाक्य थे, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाय बुक्स, वो पुस्तक नहीं खरीद सकता। तो वो इतना गरीब है। हिंदी में भी हम कभी भी इतना और बहुत एक साथ यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ हम वेरी हटा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सो का यूज कर ले रहे हैं। ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट की ही कैन नॉट बाय बुक्स। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट, और सेकेंड सेंटेंस है नो वन कुड सॉल्व इट। तो द क्वेश्चन वॉज, 2 सेंटेंस दिए, सो दैट का यूज करना। द क्वेश्चन वॉज, वेरी के प्लेस पे हम लगा देंगे सो। द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट की जगह ये हो जाएगा सो डिफिकल्ट। क्वेश्चन इतना कठिन था, दैट की नो वन कुड सॉल्व इट, कि उसे कोई भी हल नहीं कर पाया। तो ये सो दैट का, एक वाक्यों में सो दैट का प्रयोग अपन ने डू एज डायरेक्टेड पार्ट 1 में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये 2 सेंटेंस में सो दैट का यूज। ऐसे ही 2 सेंटेंस में इससे मिलता जुलता है सच दैट, उसका भी मीनिंग लगभग वही होता है, इतना कि सच दैट का यूज करने के लिए भी आता है। सच दैट का यूज भी लगभग ऐसे ही है, कैसे करेंगे या उसका क्वेश्चन कैसे आता है, हमें किस तरह से उसको लिखना है, ये जरूर ध्यान रखें, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बात 6, 7, 8 के एग्जाम की हो, 9, 10 की बात हो, 11, 12 की बात हो, कॉलेज की एग्जाम की बात हो। सच दैट, ऐसा कि, इतना की। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ही इज अ ब्रेव बॉय, everyone likes him. Combine the pair of the sentences using such that. such that का यूज करके दिए हुए सेंटेंस को कंबाइन कीजिए। अब सच दैट का यूज करना, ये भी सो दैट के यूज जैसे ही है, ज्यादा इसमें टेंस्ड होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ही इज वर्ब के बाद यूज करेंगे अपन, ही इज such a brave boy that everyone likes him.
इसमें भी ध्यान रखना, यदि वेरी दिया होता ही इज अ वेरी ब्रेव बॉय एवरीवन लाइक्स हिम, तो वहां अपन वेरी हटा देते। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस जो है, जैसे आई हैव अ वेरी बैड हेडेक, आई हैव अ वेरी बैड हेडेक, आई कांट डू एनी वर्क, आई कांट डू एनी वर्क। भाई मुझे, मेरा सिर इतना ज़्यादा दुख रहा है, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा सिर इतना ज़्यादा दुख रहा है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आई हैव। ये वेरी जो है वो हटा देंगे। सच ध्यान रखना, कभी भी आर्टिकल ए एन जो यदि दिया है, अ या एन जो भी आर्टिकल दिया, उसके पहले ही यूज होगा सच का, ठीक है ना। सच अ या सच एन। आई हैव सच अ, वेरी रिमूव हो जाएगा, बैड हेडेक और दैट लगा के फिर सेकेंड सेंटेंस, दैट आई कांट डू एनी वर्क। आई हैव सच अ बैड हेडेक दैट आई कांट डू एनी वर्क, कि मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता। फिर फिफ्थ यूज जो है डू एज डायरेक्टेड में, उसकी बात करें हम, एंटीसिपेटरी इट का प्रयोग। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, 10-12 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा, 9th-11th में भी पूछा जाता है बहुत। तो एंटीसिपेटरी इट का यूज कैसे किया जाता है या कैसे करें, जो ट्रिकी मेथड की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ट्रिकी मेथड, क्या ट्रिक है उसके लिए। क्वेश्चन जब आता है एंटीसिपेटरी इट का, तो वो भी बहुत आसान है, आज उसको भी आपको क्लियर कर दे रहा हूं मैं। फिर से कह रहा हूं, अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और आपके जो भी डाउट हैं या कन्फ्यूज़न हैं, कमेंट बॉक्स में उसको लिख के जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। फिर हम अगला फिफ्थ यूज की जो बात कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी इट, यूज ऑफ एंटीसिपेटरी इट का यूज करने के लिए एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें सिंगल सेंटेंस ही दे देता है, जैसे टू गो देयर मे हार्म यू, वहां जाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एंटीसिपेटरी इट, या रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ऐसा इसका क्वेश्चन आता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, या बिगिनिंग शुरुआत करते हुए, यूजिंग इट का यूज करके दिए हुए वाक्य को फिर से लिखिए। जब भी एंटीसिपेटरी इट या इट का यूज करना हो तो ध्यान रहे, जो सिंगल सेंटेंस दिया है हमें, इट लगा, सबसे पहले हम इट यूज करेंगे। फिर सेंटेंस में जहां भी ऑक्सिलरी दी हुई हो, ऑक्सिलरी से तात्पर्य है हेल्पिंग वर्ब, सामान्यतः इज, वॉज, मे, कैन, शुड, विल, ये दिए होती हैं ऑक्सिलरी। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले लगाएंगे इट, फिर सेंटेंस में आप देख लीजिए कहां पे हेल्पिंग वर्ब दिए, तो इट के बाद हेल्पिंग वर्ब से लास्ट तक का वाक्य पहले, और जो शुरू का रिमेनिंग सेंटेंस है, शुरू का बचा हुआ वाक्य, उसको लास्ट में यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब, जैसा मैंने आपको बताया, सामान्यतः इसमें जो दी रहती हैं वो इज, वॉज या कैन, विल, मे, शुड, सामान्यतः यही हेल्पिंग वर्ब दी होती है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब पूरी 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है। जिन्होंने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें, नोट भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता तो उसमें जनरली यही हेल्पिंग वर्ब दी होती। इट लगाइए, फिर सेंटेंस में देख लो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब से लास्ट तक का वाक्य पहले, मतलब इसी का आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इट हेल्पिंग वर्ब में दी है, तो इट मे हार्म यू, ये पहले, और जो शुरू का रिमेनिंग वाक्य है वो लास्ट में, टू गो देयर, इट में हार्म यू टू गो देयर। इसका मीनिंग भी वही है जो दिया हुआ है हमें सेंटेंस में।
टू गो देयर में हार्म यू, वहां जाना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। या टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क इज कंपल्सरी, टू डू दिस वर्क इज कंपल्सरी। इस सेंटेंस में जब हम एंटीसिपेटरी इट यूज करेंगे, सबसे पहले इट लगाइए, इट, फिर ऑक्सिलरी यदि है इज, तो इट इज लास्ट तक का सेंटेंस, ये पहले इट इज कंपल्सरी, शुरू का जो वाक्य छूटा हुआ है वो लास्ट में टू डू दिस वर्क, इतना सा यूज है और बहुत आसान है। उम्मीद है वो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये मैं पूरी तरह से श्योर हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम आफ्टर। आफ्टर का यूज करने के लिए बहुत सी परीक्षाओं में आता है और कंपटीशन एग्जाम में तक इसके सेंटेंस पूछे जाते हैं। पास्ट टेंस में दो कंडीशन दी रहती है और आफ्टर का यूज करना है, कैसे करेंगे इसका यूज ये हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर का जब हम यूज करते हैं, पास्ट में दो एक्शन जब भी हम बताते हैं कि पास्ट में दो क्रियाएं, दो एक्शन हुई हैं, कोई एक घटना या कोई एक एक्शन हुई और फिर उसके बाद दूसरी एक्शन हुई, इस बात को बताने के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। कैसे इसका यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, या इसका क्वेश्चन कैसे आता है उसका ध्यान रखिए। तो इसमें दो सेंटेंस आफ्टर का जब हम यूज करते हैं, इसमें दो वाक्य दिए होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ही रोट अ लेटर, और फिर सेकंड सेंटेंस के शुरू में या तो आफ्टर दैट लिखा होता है या देन लिखा होता, देन ही या आफ्टर दैट ही पोस्टेड इट। ठीक है, ये दो वाक्य लिखे हैं, ही रोट अ लेटर, आफ्टर दैट या आफ्टर दैट लिखा होगा या फिर दूसरे वाक्य के शुरू में देन लिखा होगा, देन ही पोस्टेड इट। उसने एक लेटर लिखा, फिर उसने लेटर पोस्ट किया। कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग आफ्टर, आफ्टर का यूज करके वाक्यों को जोड़िए, तो हो जाएगा पत्र लिख लेने के बाद उसने पत्र को पोस्ट किया। यहां पे भी वही है, उसने एक लेटर लिखा, फिर उसने लेटर पोस्ट किया। हमें कहना है कि पत्र लिख लेने के बाद उसने उसको पोस्ट किया। तो जब भी ये पास्ट की बात है, पास्ट में आफ्टर का यूज करना हो तो आफ्टर लगा के जो सेंटेंस पहला वाला दिया हुआ सब्जेक्ट, फिर यहां ये बहुत महत्वपूर्ण या ध्यान रखने वाली बात ये है कि आफ्टर का यूज जब हम करते हैं, पास्ट में जब भी आफ्टर का यूज करना है तो आफ्टर के साथ हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दिया हुआ रहेगा यहां पे सिंपल पास्ट, मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो दी हुई है उसे चेंज करना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेड लगाना है। जो वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हुई है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉमा लगा के दूसरे वाक्य के शुरू में देन या आफ्टर दैट जो भी दिया है उसको हटा देंगे, बाकी बचा हुआ वाक्य एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। दो एग्जाम्पल मैं इसके बता दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि आफ्टर लगा के सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर होगा आफ्टर सब्जेक्ट है ही, फिर हेड। भाई यहां तो ये आसान है कि हेड ही लगाना पास्ट परफेक्ट टेंस में, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो, हेड सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए। आफ्टर ही हैड, रोट है थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन अ लेटर, फिर आफ्टर दैट या देन को हटा देंगे, कॉमा लगा के ही पोस्टेड इट। ये हो गया, आफ्टर ही हैड रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। पत्र लिख लेने के बाद उसने उसे पोस्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल इसका जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। यूनिवर्सल एग्जाम्पल से मतलब जब से भी
हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये वाले सेंटेंस बहुत पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट डाइड देन द डॉक्टर अराइव्ड। दो वाक्य दिए हैं, द पेशेंट डाइड देन द डॉक्टर अराइव्ड। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग आफ्टर। आफ्टर का यूज करके दिए हुए वाक्यों को कंबाइन करिए या जोड़िए। तो जैसा मैंने आपको बताया, आफ्टर लगा के फर्स्ट सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज करना है। ये हो जाएगा आफ्टर द पेशेंट। आफ्टर द पेशेंट, अब मैंने बताया आफ्टर फिर सब्जेक्ट, फिर क्या यूज करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर द पेशेंट, यहां पे हेड, डाइड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, डाइड। देन को हटा देंगे कॉमा लगा के, और दूसरा वाक्य फिर देन या आफ्टर दैट जो भी दिया उसको हटा देंगे। बाकी का वाक्य एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, द डॉक्टर अराइव्ड। यहां जो दिया है ना, पेशेंट की मृत्यु हो गई फिर डॉक्टर आया, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर आया, कि पहले पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद फिर डॉक्टर आया। ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एग्जाम्पल भी हम शुरू से ही जब भी ये पढ़ते हैं या पास्ट की दो एक्शन बताई जाती है तो जनरली एक ये वाला वाक्य है, या एक है कि आफ्टर द बेल हैड रंग ऑल द स्टूडेंट एंटर्ड द क्लास। घंटी बज जाने के बाद सभी बच्चे कक्षा में आए। या आफ्टर द थीफ हैड रन अवे द पुलिस केम। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। और फिर इसके बाद अगला सेवंथ यूज जो है वो है इनफ टू। इनफ टू, इनफ टू का यूज जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट यू। द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट यू। अब इसको दिया जाता है जो कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेज यूजिंग इनफ टू। इनफ टू का यूज करके दिए हुए वाक्य को कंबाइन कीजिए या जोड़िए। तो जब भी हमें इनफ टू का यूज करना है, वेरी तो हट ही जाएगा फर्स्ट सेंटेंस से, पर सो और सच के साथ क्या होता है, इन्हें हम एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। जबकि इनफ टू का यूज या इनफ का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद मीन्स इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफ गुड नहीं होगा, गुड इनफ। ठीक है, रिच इनफ, इनफ रिच नहीं, रिच इनफ। तो इनफ टू का यूज जो होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, विशेषण या क्रिया विशेषण के बाद इसका यूज होता है, पहले नहीं। अब वेरी तो इसमें हट ही जाएगा, वेरी ध्यान रखना, इनफ टू की बात हो, सो दैट की बात हो, सच दैट की बात हो, इनफ, वेरी, इन सभी में, तीनों में वेरी का हटा देते हैं। इसी का आंसर हो जाएगा द बॉय इज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव पहले, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू। अब यहां सेकेंड सेंटेंस में ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी ये हट जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो, कैन, विल, शेल, हैज, इज, एम, आर, हैज, हैव, और टू चूंकि लगा है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज होती है। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट यू। या द क्वेश्चन was very easy, it sorry I solved it within 5 minutes। अब यहाँ पे एग्जाम में मेनली इस तरह के बात पूछे जाते हैं इनफ टू के यूज में, क्योंकि इसमें दो एक चीजें आ जाती हैं।
एक तो क्या है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था द बॉय और ही, एक ही नाउन या एक ही सब्जेक्ट की बात वहां पे हम कर रहे थे, लेकिन यहां सब्जेक्ट अलग अलग है। यहां पे है द क्वेश्चन और सेकंड क्या हो गया सब्जेक्ट आई, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं इसमें। दूसरी चीज, यहां सेकंड सेंटेंस में वर्ब सॉल्व सेकंड फॉर्म में दे दिए, तो इनफ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहां आपको वर्ब की फॉर्म भी चेंज करना है। पहली चीज, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग अलग है, यहां तो एक ही सब्जेक्ट था द बॉय और ही, द बॉय के लिए हमने प्रोनाउन यूज की थी ही, लेकिन यहां पे क्वेश्चन और यहां है सब्जेक्ट आई, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक अलग सब्जेक्ट है और आई एक अलग सब्जेक्ट है। आई खुद आप अपने आप में क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है ना, आई एक लिविंग थिंग है, क्वेश्चन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो सभी को बहुत अच्छे से मालूम। इस सेंटेंस को जब हम इसका आंसर बनाना हो तो इसमें ध्यान रखना द क्वेश्चन वॉज वेरी हटी जाएगा, लेकिन एडजेक्टिव पहले इनफ बाद में। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, द क्वेश्चन वॉज इजी इनफ फॉर मी। अब भाई ये फॉर कहां से आ गया सवाल आता, तो जैसा मैंने आपको बताया है, यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वहां ये ध्यान रखना है आपको कि इनफ लगाने के बाद फॉर लगाइए, फिर आई है सब्जेक्ट तो प्रोनाउन मी यूज हो जाएगी, वी होता तो ऑब्जेक्टिव अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। कोई नाउन होती तो उसको एज इट इज लिख देते, ये बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, दे कुड सॉल्व इट, तो दे यदि होता तो द क्वेश्चन वॉज इजी इनफ फॉर दे का हो जाता देम। फिर अपन टू लगाएंगे, द क्वेश्चन वॉज इजी इनफ फॉर मी टू सॉल्व की जगह टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी टू सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, ठीक। तो ये हो गया इनफ टू का यूज। अब अपन डू एज डायरेक्टेड, उम्मीद है अब ये आप सातों यूज डू एज डायरेक्टेड के बहुत अच्छे से कर लेंगे। पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, नाउन क्लॉज, रिलेटिव, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो इसकी बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन और आप बहुत आसानी से क्लॉज पहचान जाए, सेंटेंस पहचान जाए, ये अपन पार्ट 3 जो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसमें करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी दी हुई है, सभी वीडियोस को देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बाय।